दोस्तों प्रॉपर्टी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसके प्रकार क्या है, ये कितने टाइप की होती है और इसका क्षेत्र टीपीए का स्कोप क्या है, ये कहाँ तक फैला हुआ है और किसके ऊपर टीपीए लागू नहीं होता है। और अगर आपको प्रॉपर्टी का अंतरण करना है, उसका ट्रांसफ़र करना है, तो आप किन तरीकों से प्रॉपर्टी का अंतरण कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उसका हस्तांतरण कर दें, उस प्रॉपर्टी का जो है ट्रांसफ़र कर दें, तो आप जो है वो गिफ्ट में दे सकते हैं, उसको दान में दे सकते हैं, उसको आप बंधक मॉर्गेज जिसको हम बोलते हैं उसके माध्यम से आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको पट्टे पर लीज़ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा उसका आप विक्रय, उसको सेल कर सकते हैं। विनिमय जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज, वस्तु विनिमय, एक चीज़ लेकर के दूसरी चीज़ लेना, इसको विनिमय बोलते हैं। तो ये 5 तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विक्रय, सेल, बंधक यानी मॉर्गेज, पट्टा यानी लीज, विनिमय यानी एक्सचेंज और दान यानी गिफ्ट। इन 5 तरीकों से आप जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन हम देखते हैं कि संपत्ति से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जो अपनी है या अपनी बनाई जा सके अथवा अपने कब्जे में है या जिसे अपने कब्जे में लिया जा सके, वो जो है वो प्रॉपर्टी है। इसके अंदर 2 डेफिनेशन और है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी कोई वस्तु जिसमें कोई अपना अधिकार या हित रहता है, संपत्ति है, यानी उसके अंदर आपका कोई राइट है, इंटरेस्ट है आपका उसके अंदर, तो वो प्रॉपर्टी है। और एक और डेफिनेशन है कि किसी वस्तु के आधिपत्य, उपयोग एवं व्यय के अन्य अधिकार को संपत्ति के रूप में जाना जाता है, यानी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसको डिस्पोज कर रहे हैं और पोजेस हैं, उसको लेकर के आपका उसके ऊपर कब्जा है, पोजेस्ड हैं आप, कब्जा लिया जा सकता है, तो वो संपत्ति है। अब इसके अंदर मूर्त और अमूर्त 2 प्रकार की संपत्ति होती है। मूर्त संपत्ति वो होती है जो मूर्ति की तरह है। मूर्ति यानी मूर्ति हमें दिखाई देती है, हम उसको टच कर सकते हैं, हम एक स्थान से उसको दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो वो मूर्त संपत्ति है। ठीक है। मूर्त संपत्ति को हम यूँ देख सकते हैं कि जिसका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, तो वो जो है वो मूर्त संपत्ति होती है। मूर्त संपत्ति के 2 टाइप होते हैं, पहला है चल संपत्ति और दूसरा है अचल संपत्ति। मूवेबल प्रॉपर्टी और अनमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जो अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति कौन सी होती है। अमूर्त संपत्ति से अभिप्राय ऐसी संपत्ति से है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व अथवा स्वरूप नहीं होता है। इसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते, हम इसको छू नहीं सकते हैं, हम इसको देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी इसको संपत्ति माना जाता है, या यूं कहें कि ये जो है भौतिक संपदा मानी जाती है। इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके अंदर गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया। ठीक है, व्यापार चिन्ह जिसको बोलते हैं, गुडविल, पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, ये जो है अमूर्त संपत्ति है। ये मूर्ति की तरह नहीं है। मूर्ति को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो इसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब मैंने आपको जो है मूर्त संपत्ति के 2 प्रकार बताए थे। एक तो होता है चल संपत्ति और दूसरा है अचल संपत्ति। चल संपत्ति जिसको हम बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम जंगम संपत्ति भी बोलते हैं। बेयर एक्ट जो है उसके अंदर ये जंगम संपत्ति के नाम से देखने को मिलता है। चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, मूव किया जा सके जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टॉक और अंश, उगती हुई फसलें, घास एवं ये जो भूमि से भूबद या उसकी भाग रूप ऐसी चीज़ें जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया हो। मतलब अब जैसे खेत है, फार्म है, उसके अंदर आपका करार है, आपकी संविदा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपके दिमाग में ये चीज़ पहले से ही है कि हाँ ये जो है वो काटने के लिए ही बनाई गई है। जैसे फसल है, घास है, तो किसान जो है, फार्मर जो है, उसका यही उद्देश्य रहता है कि फसल मैं बोऊं और ये जब बड़ी हो जाएगी, पक जाएगी, तो मैं इसको काट करके बेच दूंगा। उसका यही एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, तो वो जो संपत्ति है वो चल संपत्ति है। घास हो गया, टिम्बर जो है, स्टॉक, अंश, ये उगती हुई फसलें, घास, ये सारी चीज़ें ये जंगम संपत्ति है। स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये जो सारी है जंगम संपत्ति हैं। अब स्थावर संपत्ति क्या है, जो स्थायी है, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। अचल संपत्ति इनमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो है इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। जैसे
मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे खेत है आपका, तो खेत की जो भूमि है आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे लेकर के जाएंगे। ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ है जो फल दे रहा है, तो वो इस उद्देश्य से नहीं तैयार किया गया है वो जो पेड़ है कि उसको जो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको काट देंगे। वो फल देने वाला पेड़ है, जब तक फल लग रहे हैं उसके तब तक वो वृक्ष नहीं काटा जाएगा। जब वो सूख जाएगा तब वो जो जंगम संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। निम्नांकित को स्थावर संपत्ति माना गया है। अब स्थावर संपत्ति किन किन को माना गया है? जो स्थायी हैं। पहला है सुखाधिकार, विमोचन का अधिकार, नाव चलाने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, बुच्चड़ खाने का अधिकार। ये जो है वो स्थावर संपत्ति इनको माना गया है। मंदिर में वसानुगत पुजारी का अधिकार, एक पुजारी के बाद दूसरा वो मर जाता है तो फिर तीसरा, इस तरीके से जो पूजा करते हैं पुजारी। जागीर की आय का अधिकार, अचल संपत्ति में बाजार लगाने का अधिकार। अचल यानी स्थावर संपत्ति जो आपकी है उसके अंदर आप बाजार लगा सकते। खजीज का अधिकार, झरने से जल का उपयोग करने का अधिकार। हिंदू विधवा का पति की अचल संपत्ति की आय में प्राप्त जीवन हित, ठीक है। अपनी अचल संपत्ति पर कारखाना स्थापित करने का अधिकार। कर मुक्त इमाम की भूमि में उत्पादन का अधिकार आदि। ये जो है स्थावर संपत्ति के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अब मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी बताता हूँ जिनको स्थावर संपत्ति नहीं माना गया है। ये कि बारी बारी से पूजा करने का अधिकार, जजमानी का अधिकार, ये जो कॉपीराइट है, प्रतिलिपि अधिकार, भविष्य में भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार, रॉयल्टी, सरकारी प्रोनोट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकने वाली मशीन आदि। जैसे मैंने स्कूटर, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब चीज़ें आपको बताई, तो ये जो है स्थावर संपत्ति नहीं है। अब जो टीपी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये इजमेंट्री राइट आपका एक्ट है। इसके अंदर ये इसका क्षेत्र कहाँ तक है, इसका स्कोप कहाँ तक है, ये कहाँ तक सीमित है, ये अधिनियम पूर्ण नहीं है। मतलब ये पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुस्लिम विधि के ऊपर लागू नहीं होता। जीवित व्यक्ति पर लागू होगा, ठीक है, जिसकी मृत्यु हो गई उसके ऊपर लागू नहीं होगा। और जहाँ पर विशेष विधि पर ये लागू नहीं होगा, जहाँ पर स्पेशल लॉ आ जाता है वहाँ पर आप टीपीए को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम विधि है तो उसके अंदर अगर स्पेशल लॉ दिए हुए हैं तो वहाँ पर टीपीए जो है वो काम नहीं करता है। कुछ ही चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ टीपीए के बारे में। ये 1 जुलाई 1882 के अंदर लागू हुआ। इसके अंदर 2 भाग हैं और इसके अंदर 137 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं। ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। अब मैं इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो विक्रय है, सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, पट्टा जिसको हम बोलते हैं, ये जो सारी चीज़ें इनके बारे में बताऊंगा। विनिमय है, एक्सचेंज, गिफ्ट के माध्यम से आप प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हैं, कैसे कोई अंतरण कर सकता है, कितने टाइप से ये कर रहा है, 5 तरीके इसके अंदर बताए हैं। ये मैं आपको एक एक करके अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। थैंक यू।